वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई-वे बिल के बारे में। ई-वे बिल कौन बनाता है, कब बनाता है, किन केसेस में ई-वे बिल मैंडेटरी है और किन केसेस में ई-वे बिल मैंडेटरी नहीं है, और अगर ई-वे बिल नहीं बनाया तो इसके क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस हो सकते हैं। कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ई-वे बिल है क्या। ई-वे बिल के नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, यानी कि रास्ते का बिल, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है ये, जो कि जीएसटी पोर्टल से हमारे पास इशू किया जाता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट का खास फायदा क्या होता है। पहले क्या होता था कि जगह जगह जो ऑफिसर्स हैं वो आपके व्हीकल को चेक करते थे, आपके व्हीकल को अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे तो डिटेन कर लेते थे। यहाँ पे ऑफिसर्स का काम बहुत ज्यादा होता था। और या फिर होता क्या था, जो लोग हैं, लोग सिर्फ आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए गुड्स का बिल इशू कर देते थे, लेकिन एक्चुअल में गुड्स की सप्लाई नहीं करते थे। इसी वजह से सरकार किसको लेकर के आई, ई-वे बिल को, यानी हमें प्रूफ दो कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है। अगर आप ये प्रूफ नहीं देते हैं तो हम मानेंगे कि आप लोगों ने बोगस बिलिंग की है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम, समझ में आ गई। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि ये प्रूफ देता है कि आप लोगों ने गुड्स की मूवमेंट की है, गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आए हो। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो फायदा है गवर्नमेंट को, वो क्या है, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपके गुड्स फलाने स्टेशन से फलाने स्टेशन पर जाने वाली है, यानी इस स्टेट से उस स्टेट के अंदर जाने वाली है। हर एक चीज गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता रहता है। अगर वो आप लोगों की गुड्स को चेक करना चाहे तो ई-वे बिल की डिटेल्स के माध्यम से वो आप लोगों की गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, जो स्ट्रेट बाउंड्री चेक पोस्ट वगैरह लगते थे, पहले चेक पोस्ट लगाने पड़ते थे, वहां ऑफिसर्स खड़े करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करना पड़ता था, लेबर देनी पड़ती थी, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी भी तो गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो वो सब उसके अंदर खत्म हो गया। उसके पास ऑलरेडी डाटा है अब गवर्नमेंट के पास कि आप लोग गुड्स को कहां से कहां मूव करने वाले हो, और गुड्स की मूवमेंट भी फास्टर होगी। अब जगह जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह आपका जो ऑफिसर है, ऑफिसर आपकी गुड्स को चेक कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसको स्पेसिफिक जिनका चेक करना होता है वो चेक कर लेता है। हर एक जो व्हीकल है उसको ट्रैक नहीं किया जाता, उसको रोका नहीं जाता रास्ते में। नाउ अब ई-वे बिल की अगर हम बात करें तो ई-वे बिल कब कब जनरेट होगा, अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है, यानी जहां भी मूवमेंट है गुड्स की, अगर गुड्स मूव हुई तो ध्यान रखिएगा ई-वे बिल जनरेट होगा। अब आप बोलोगे मैम मजाक मत करो, बिना मूवमेंट के गुड्स को कैसे सेल करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरा एक कोचिंग सेंटर था, मैंने उस कोचिंग सेंटर को सोल्ड आउट कर दिया। जो उसके अंदर फर्नीचर था, फर्नीचर के साथ अब उसके अंदर बेंचेस थे, लेक्चर स्टैंड था, और इसी तरीके से जो अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म था पढ़ाने के लिए, तो मैंने वो सब कुछ सोल्ड आउट कर दिया। और वो जो प्लेस था, वो प्लेस भी मैंने उसी को दे दिया, सामने वाले पर्सन को। अब हुआ क्या, उसको जो गुड्स प्रोवाइड की गई, वो एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर के गया, वहीं पे जो गुड्स रखी हुई है वहीं रखे रखे हमने गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब क्या यहाँ पे ई-वे बिल बनेगा, इवन देन कि अगर गुड्स का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, यहाँ पे ई-वे बिल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने एज इट इज गुड्स को सेल कर दिया, यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं की है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ई-वे बिल मतलब रास्ते का बिल। अगर मूवमेंट है तभी आपको ई-वे बिल बनाना है, अगर मूवमेंट नहीं है तो आपको ई-वे बिल नहीं बनाना है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है तभी आपको ई-वे बिल बनाना है। अगर गुड्स की सप्लाई आपने नहीं की है तो ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सप्लाई की बात हो रही है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, इनके केस में कहीं भी अगर सप्लाई होती है और मूवमेंट भी होती है, सप्लाई प्लस मूवमेंट दोनों होती है, तो आप लोगों को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अदर देन सप्लाई के केस में भी ई-वे बिल बन सकता है। जैसे कि जॉब वर्कर की मैं बात करूं, जॉब वर्कर के केस में आप लोग गुड्स को सेल नहीं कर रहे, सप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ आप गुड्स को कुछ ना कुछ वर्किंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, लेकिन तब भी ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ई-वे बिल आपको बनाना पड़ेगा। आपने अपनी मशीनरी रेंट पे देने के लिए किसी को भेजी, मशीनरी बेची नहीं है, मशीनरी बेची नहीं है, रेंट पे दी है सामने वाले पर्सन को, तो मूवमेंट तो दिखानी पड़ेगी। वो अदर देन सप्लाई है, मशीन की मूवमेंट तो है नहीं, तब भी ई-वे बिल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग किसी अनरजिस्टर्ड से माल परचेज करें। You are a registered person, but you are purchasing from a unregistered party. अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करते हैं तो भी आप लोगों को ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है, आप लोगों को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। इस केस में ई-वे बिल कौन बनाएगा, इस केस में वो पर्सन ई-वे बिल बनाएगा जो कि रजिस्टर्ड है। अब देखेंगे कि ई-वे बिल बनाना कब जरूरी है। अगर आपके कंसाइनमेंट की वैल्यू जितना आपने माल बेचा उस कंसाइनमेंट की वैल्यू
अगर 50,000 से ज्यादा है तो आप लोगों के लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बट अगर आपकी वैल्यू 50,000 से कम है या उसके इक्वल है, यानी 50,000 भी है, एग्जैक्टली 50,000 भी है, तो भी आपके पास ई वे बिल बनाना ऑप्शनल है। आप ई वे बिल बनाएं या ना बनाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां अगर आपने 10,000 की भी गुड्स सप्लाई की, यानी कुछ भी गुड्स की सप्लाई की, तो आप लोगों को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब ऐसी कौन से केसेस है? अच्छा, एक चीज पहले मैं इससे बता दूं, जो यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू की बात हो रही है, यू मस्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टैक्सेस, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सभी के सभी टैक्सेस आपको कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर ऐड करने जरूरी है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू अप टू 50,000 रुपीज। यानी जो भी आप 50,000 रुपीज की कैलकुलेशन लेंगे, वो कैलकुलेशन को निकालने के लिए टैक्सेस भी बीच में ऐड करने हैं, तभी आपको उस कैलकुलेशन को चेक करना है वेदर इट इज ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन इक्वल टू 50,000। नाउ अब हम बात करेंगे कंसाइनमेंट वैल्यू की। कंसाइनमेंट वैल्यू कहां रेलेवेंट नहीं होती? अगर इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो और गुड्स किसको भेजनी? जॉब वर्कर को। पहली बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजा, इंट्रास्टेट यानी कि सेम स्टेट में। क्लियर? जॉब वर्कर को इंट्रास्टेट में माल बेचा, यहां पे ई वे बिल तब बनेगा जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। लेकिन इंटरस्टेट, ध्यान से सुनिएगा, इंटरस्टेट माल बेचा किसको? जॉब वर्कर को। बेचा नहीं है, सॉरी, दिया है हमने किसी भी XYZ पर्पस के लिए, हमने भेजा है, जस्ट मूवमेंट की है। तो जो हमने इंटरस्टेट में माल भेजा जॉब वर्कर को, तो वहां के केस में आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। इंट्रास्टेट के केस में आप लोग कंसाइनमेंट वैल्यू देखेंगे, बट इंटरस्टेट के केस में आपने कंसाइनमेंट वैल्यू को नहीं कंसीडर करना। नाउ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ध्यान रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात हो रही है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या होता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में, अगर आप लोग गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन सीटीपी है, जो पर्सन गुड्स की मूवमेंट कर रहा है ही इज अ सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य नहीं किया गया कि वो रजिस्ट्रेशन ले जीएसटी के अंदर। तो इस केस में अगर सामने वाला पर्सन सीटीपी है, इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कर रहा है, तीन कंडीशंस हैं। देखिए, फर्स्ट वन, पर्सन इज अ सीटीपी, सेकंड वन, वो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, किसी करेगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की करेगा। इफ दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आपको यहाँ पे बिना कंसाइनमेंट वैल्यू को कंसीडर करे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिल टू शिप टू। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं अभी करने वाली हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बिल टू शिप टू मॉडल होता क्या है? देखिए हुआ क्या, तीन लोग हमारे पास हैं, एक पर्सन है ओम, एक पर्सन है जय और तीसरा पर्सन हमारे पास कौन है? जगदीश। ओम, जय, जगदीश के बीच में क्या डीलिंग हुई? यहाँ पे ओम ने ऑर्डर दिया किसको? जय को। ओम ने किसको ऑर्डर दिया? ओम ने ऑर्डर दे दिया जय को। जय कहाँ का है? पंजाब का। ये कहाँ का है? हरियाणा का। और यहाँ जगदीश कहाँ से बिलोंग कर रहा है? दिल्ली से। अब हुआ क्या, इन्होंने जो ऑर्डर दिया उसके बाद इसने ऑर्डर तो दिया था जय को कि आप मुझे गुड्स ट्रांसफर करो। अब इसने जय को क्या बोला? देख भैया जय, तुम एक काम करो, तुमने ऑर्डर तो मेरा लिया, पेमेंट तुम्हें मैं करूंगा, बट तुम लोग ये जो गुड्स है ना, ये गुड्स डायरेक्टली किसको भेज दो? ये डायरेक्टली भेज दो जगदीश को। जगदीश ने ऑर्डर दिया किसको? ओम को। सुनिएगा, ओम ने ऑर्डर दिया गुड्स की सप्लाई के लिए जय को, और यहाँ पे जगदीश ने ऑर्डर दिया किसको? ओम को। जगदीश इससे माल खरीदना चाहता था और ये इससे माल खरीदना चाहता था। मेरी बात समझ में आ गई? दो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए। अभी जो दो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुए, यहाँ पे ओम ने क्या बोला जय को कि आप ये जो माल है ये डायरेक्टली किसको भेज दीजिए? जगदीश को, क्योंकि आप मेरे पास माल भेजोगे। इसने बोला कि आप माल मेरे पास भेजोगे और मेरे पास आने के बाद फिर मैं जगदीश को भेजूंगा, तो इसमें अननेसेसरी टाइमिंग भी हो लगेगी और अननेसेसरी खर्चा भी आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप ये गुड्स मुझे बेचने की बजाय डायरेक्टली आप किसको भेज दीजिए? जगदीश को। अब यहाँ पे इनवॉइसेस कितने रेज होंगे? यहाँ पे दो इनवॉइस रेज होंगे। ध्यान से सुनिएगा, दो इनवॉइस कौन से रेज होंगे? एक इनवॉइस तो जय किसको देगा? ओम को देगा। क्लियर? और एक इनवॉइस ओम किसको देगा? जगदीश को देगा। इनवॉइसेस दो रेज हुए, लेकिन ई वे बिल कितने जनरेट होंगे? ई वे बिल एक ही जनरेट होगा। अब एक ई वे बिल क्यों जनरेट होगा? क्योंकि डायरेक्टली माल जो है, माल ये किसको देने वाला है? जगदीश को देने वाला है। अब ई वे बिल बात याद है, जनरेट कौन करेगा? ई वे बिल ओम भी जनरेट कर सकता है। क्लियर? ई वे बिल को ओम भी जनरेट कर सकता है और ई वे बिल को जय भी जनरेट कर सकता है। दोनों में से कोई भी पर्सन ई वे बिल को जनरेट कर सकता है। देयर इज नो टाइम इशू, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है इसमें।
मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ई वे बिल की एक कॉपी इसके पास भी होनी चाहिए, इसके पास भी होनी चाहिए और जगदीश के पास भी जाएगी। तो ये एक उसकी जो कॉपी है वो कॉपी बना करके ओम को भी भेज देगा। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे गुड्स लिखा क्या जाएगा, गुड्स सेल तो करी ओम ने, लेकिन डिस्पैच हुई किसके थ्रू, जय के थ्रू। ठीक है जी। ओम यहाँ पे जगदीश को कौन सेल कर रहा है, जगदीश को तो सेल कर रहा है ओम ना, तो जगदीश को ओम सेल करेगा तो क्लियरली क्या लिखा जाएगा, सेलर इज ओम। सेलर कौन है, ओम, बट डिस्पैच फ्रॉम जय। यहाँ पे गुड्स किससे डिस्पैच हो रही है, जय से डिस्पैच हो रही है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है बिल टू शिप टू का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था हमारी इस वीडियो में। नाउ अगर फिर भी कोई आपको प्रैक्टिकली हेल्प चाहिए हो ई वे बिल बनाने से रिलेटेड या बिल टू शिप टू फॉर्मेट से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। देखिए ऑलमोस्ट डिस्कशन इसकी मैं कर चुकी हूँ पहले ही। हमने देखा कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना जरूरी है, चाहे वो सप्लायर बनाए चाहे वो रिसिपिएंट बनाए, देयर इज नॉट एन इशू कि कोई भी बना सकता है। नाउ सप्लाई के केस में ई वे बिल बनेगा, अदर देन सप्लाई के केस में बनेगा, इनवर्ड सप्लाई के केस में बनेगा, वॉलंटरी आपको कब बनाना है और मैंडेटरी आपको कब बनाना है, हर एक चीज में इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे डायरेक्टली। नाउ अब ई वे बिल की वैलिडिटी की हम लोग बात करेंगे। ई वे बिल कितने टाइम तक वैलिड रहते हैं। देखिए अगर आप लोगों का नॉर्मल व्हीकल है, अगर आप लोगों का नॉर्मल व्हीकल है तो नॉर्मल व्हीकल के केस में आप लोग 200 किलोमीटर और लेस के एरिया को अगर कवर कर रहे हो, आपने जहां पे माल भेजना है 200 किलोमीटर की दूरी पे है या 200 से कम किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप लोगों को एक दिन की वैलिडिटी दी जाएगी। अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है पर 200 किलोमीटर के अकॉर्डिंग एक दिन उसको एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। पर 200 किलोमीटर या जो लास्ट में पार्ट ऑफ द किलोमीटर्स बन जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वन डे उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, जो बड़ा धीरे धीरे चलता है, बहुत बड़ा कोई कार्गो आपका है, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में क्या होगा, आप लोगों को वन डे मिलेगा फॉर 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाएगा और जितने किलोमीटर ज्यादा होंगे वो एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा फॉर 20 किलोमीटर्स। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें ई वे बिल वैलिड कब तक रहता है। ये वन डे के लिए वैलिड रहेगा और एक्सपायर हो जाएगा मिडनाइट पे। जैसे कि एक चीज मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी है, कल 1 मार्च है, तो हमने आज ई वे बिल बनाया। आज मैंने ई वे बिल बनाया 1 बजे, क्लियर, 1 बजे दोपहर के टाइम पे मैंने ई वे बिल बनाया। वो ई वे बिल कब एक्सपायर होगा, वो ई वे बिल 24 घंटे बाद रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। रात को 12 बजे, ठीक है, माना 1 घंटा कम मिला आप लोगों को, लेकिन 12 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर इस केस में आप लोग ई वे बिल 11 बजे बनाते, आज की डेट में 11 बजे बनाते, यानी कि 28 तारीख को 11 बजे ई वे बिल बनता, तो इस केस में क्या होगा, तब भी वो ई वे बिल मिडनाइट को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि 24 घंटे पूरे होने चाहिए, 24 घंटे का कोई केस इसके अंदर नहीं है। इसमें जो टाइम लिमिट है वो मिडनाइट की दी गई है, तो 24 घंटे से ज्यादा का भी ई वे बिल हो सकता है, कम का भी ई वे बिल हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, देयर इज नॉट एन इशू, लेकिन लगभग उसके वो जो टाइम पीरियड आपका होगा वो आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए ई वे बिल की वैलिडिटी स्टार्ट कब होती है, जब आप लोग पार्ट बी उसका फाइल कर देंगे। जो ट्रांसपोर्टर है जैसे ही वो पार्ट बी फाइल करेगा, ई वे बिल की वैलिडिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ जो कंसाइनमेंट आप लोगों ने डिलीवर किया, ठीक है, अगर वो ई वे बिल एक्सपायर हो गए, देखिए नेचुरल क्लाइमेटी आ गई या व्हीकल के साथ कोई अनहोनी हो गई, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, व्हीकल खराब हो गया रास्ते में और ई वे बिल आप लोगों का एक्सपायर हो गया, क्या करोगे, तो आप लोगों को नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा। बट इसके अंदर एक और आप लोग ट्विस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि आपका व्हीकल जो है वो टाइम पे सामने वाली जगह पे नहीं पहुंचेगा, कोई इमरजेंसी हो भी गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं ई वे बिल की। बट वैलिडिटी 8 घंटे से पहले, यानी जब ई वे बिल एक्सपायर होने वाला है, जब ई वे बिल एक्सपायर होने वाला है तो विद इन 8 आवर्स यानी या आप यूं मान के चलिए एक्सपायर होने से पहले 8 घंटे पहले आप लोगों को ई वे बिल के वैलिडिटी एक्सटेंड के लिए एप्लीकेशन लगा देनी है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नाउ अब कुछ एक केसेस आप लोगों के पास ऐसे दिए गए हैं जहां पे ई वे बिल बनाना आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप लोगों को ई वे बिल बनाना ही नहीं है। फर्स्ट वन, अगर आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की हो रही है तो ई वे बिल आप लोगों को नहीं बनाना है।
ज्वेलरी और प्रीशियस गुड्स आपकी जा रही है या करेंसी दे जा रही है, तो आप लोगों को ई वे बिल नहीं बनाना होगा। क्या अगर आप ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो और ई वे बिल आप लोगों ने बना दिया, तो बहुत लोगों को पहले से ही जानकारी हो जाएगी कि भैया ज्वेलरी आज ट्रांसफर होने वाली है, तो चोरी का बहुत अच्छा जुगाड़ हो सकता है। या करेंसी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो इन केसेस में ई वे बिल बनाना अलाउड नहीं है। पोस्टल बैगेज के केस में पर्सनल इफेक्ट्स आप इधर से उधर लेकर के जा रहे हो, खुद का सामान, अब नई फ्रिज हम लोग लेकर के आए या फिर हमने पुराना फ्रिज किसी से वैसे ही पर्सनल इफेक्ट परचेज किया, उसका ई वे बिल नहीं बनाना है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स है या कोई भी नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से गुड्स आपके जा रहे हैं, आप किसी रिक्शा पे गुड्स आपके जा रहे हैं जो कि नॉन मोटराइज्ड रिक्शा है, यानी बिना मोटर वाली रिक्शा जो हाथ से लेकर के जाते हैं जिस रिक्शा को, तो उस केस में नहीं बनाना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो गुड्स है, शेड्यूल 3 की जो गुड्स है या कस्टम सुपरविजन के अंदर जो गुड्स आ रही हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन केसेस के अंदर आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं है। अगर ये पीपीटी आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पीपीटी भी इसका ले सकते हैं, हम आपको पीपीटी भी इसकी प्रोवाइड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब ई वे बिल तो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन ई वे बिल बनाने के बाद जब आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट करने के टाइम पे और भी कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी आप लोगों को कैरी करने पड़ते हैं, जैसे कि जब आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो इनवॉइस आपके पास होना जरूरी है, बिल ऑफ सप्लाई होना जरूरी है, डिलीवरी चलान आपके पास होना। अगर देखिए बिल ऑफ सप्लाई के साथ डिलीवरी चलान, यानी कि अगर आप गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, जैसे जॉब वर्किंग के लिए गुड्स को भेजे, तो बिल ऑफ सप्लाई आपको बनाना पड़ता है, डिलीवरी चलान आपको बनाना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री आप लोगों के पास होनी जरूरी है कस्टम्स के, अगर कस्टम डिपार्टमेंट ने आपको गुड्स दी है तो। अब सुनिए, इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम ई वे बिल क्या फिजिकल फॉर्मेट में हमारे पास जरूरी है? अगर फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, फोन में हमारे पास है ई वे बिल, तो क्या वो चीज चल जाएगी? जी हाँ, आप लोग फिजिकल फॉर्म में अगर गुड नहीं है आपके पास ई वे बिल, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास ई वे बिल का नंबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी आप लोगों के पास चल जाएगा। या फिर मैप्ड टू RFI डिवाइस एनेबल्ड ऑन द कन्वेंस, अगर कन्वेंस के ऊपर RFI डिवाइस एनेबल किया गया है तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी आप लोगों का चल जाएगा। नाउ यहाँ पे क्लोज भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी ई वे बिल की जरूरत नहीं है अगर आपने गुड्स रेल के थ्रू, एयर या फिर वेसल के थ्रू ट्रांसफर की है। बट ध्यान रखिएगा, जब आप गुड्स को लेने जाएंगे, रिसीविंग करने जाएंगे, तो रिसीविंग करने के टाइम पे वो लोग आप लोगों से मांगेंगे, तब आप लोगों को ई वे बिल दिखाना तो मैंडेटरी है। क्लियर? जब गुड्स को डिलीवर किया तब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन गुड्स को रिसीव करने के टाइम पे आपको ई वे बिल उनको शो करना पड़ेगा। अब आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो सेक्शन 122 और सेक्शन 129 आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितना आपने टैक्स इवेड करने की कोशिश की या फिर 10,000 whichever is higher की पेनल्टी आप लोगों के ऊपर लग जाएगी। और सेक्शन 129 क्या कहता है कि आपकी गुड्स और कन्वेंस, यानी जिस पे माल भेजा, उसको भी जब्त किया जा सकता है, ये सेक्शन 129 बोलते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोविजन ये है कि गुड्स भी डिटेन हो सकते हैं और साथ के साथ जो आप लोगों का व्हीकल है, व्हीकल को भी डिटेन किया जा सकता है। तो ई वे बिल कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस, बहुत अच्छे से हमने कवर किया आज ई वे बिल के बारे में। और भी अगर कोई आपको ई वे बिल के बारे में जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग ई वे बिल से रिलेटेड कोई भी हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये वीडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगी कि अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है ई वे बिल के अंदर तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उसके ऊपर लीगल कंप्लायंसेस हो सकते हैं। अगर और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं, वीडियो आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।